स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग HVAC। आप लोगों में से पहले मुझे थोड़ा सा आप लोग बताइएगा कि HVAC होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, और इस तरह का एप्लीकेशन आपने कहाँ पे लगा हुआ देखा है। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। बढ़िया, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। स्क्रीन शेयर है आपके पास? नहीं सर, नहीं आ रहा है भाई। इसका फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। जो हमारा कोर्स है उसका नाम क्या है पूरा? HVAC डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। मतलब या तो किन्हीं का MEP है तो MEP का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। तो HVAC का फुल फॉर्म होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। HVAC का मतलब एक कोई मुझे बताएंगे, थोड़ा सा हिंट करेंगे कि HVAC का फुल फॉर्म तो आपने बता दिया, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है। अगर किसी को पता है कि ये सिस्टम आपने कहाँ लगा, कहीं लगा हुआ देखा है आपने HVAC सिस्टम, कहीं पे गौर किया है, कभी आपने महसूस किया है कि इसी को HVAC सिस्टम बोलते हैं, या फिर कभी देखा ही नहीं है कि इस तरह का सिस्टम भी लगा है, मतलब HVAC के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या कहीं आपने महसूस किया है कि नहीं ये सिस्टम जो है इसी को HVAC सिस्टम बोलते हैं? देखा है वैसे, जैसे सर जो शॉपिंग मॉल वगैरह रहते हैं बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह जो लगे होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपने देखा है, आपने हॉस्पिटल में देखा है, आपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी देखा है, आपने होटल्स में देखा है, आप जो है मेट्रो स्टेशन पे आते हैं वहाँ पे भी। तो HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और डिजाइन, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो डिजाइन लिखा हुआ है, इस डिजाइन वर्ड का मतलब होता है इक्विपमेंट सिलेक्शन, इक्विपमेंट इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड साइजिंग, इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड साइजिंग। आप जो HVAC सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब आपने बताया कि हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग होता है, उस सिस्टम का डिजाइनिंग करना है। मतलब उस सिस्टम के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उन इक्विपमेंट्स का सिलेक्शन करना है और उसका साइजिंग कैलकुलेशन करना है। देन एक वर्ड यूज किया गया है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करने का मतलब है कि जब आप इक्विपमेंट का सिलेक्शन और साइजिंग कर लेंगे तो उन इक्विपमेंट का प्लेसमेंट और उससे जो डक्टिंग या उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं या जो रूटिंग वगैरह आप तैयार कर रहे हैं, उस रूटिंग को एक लेआउट के रूप में कन्वर्ट करना, एक लेआउट उसका बनाना, सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू या डबल लाइन डायग्राम के थ्रू हम जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग करना। और ये ड्राफ्टिंग कर जो हम करते हैं वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं। इसलिए हमने अभी ऑटोकैड के बारे में भी पढ़ा कि ऑटोकैड में टूल्स का यूज हम कैसे करें। जब हम टूल्स का यूज पढ़ चुके हैं तो हम HVAC की ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि HVAC का मतलब होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग, तो इसमें एक लाइन आप लिखिए भी, एक लाइन लिखिए। HVAC is the system, HVAC is the system, HVAC is the system। कोई पेंडिंग तो नहीं है ना ज्वाइन करने के लिए? दीपक ने ज्वाइन किया, दीपक ने? HVAC is the system in which HVAC is the system in which we control
we control temperature, we control temperature, we control temperature, comma, humidity, comma, humidity, comma, humidity, comma, pressure, pressure, comma, sound, sound, air quality, air quality, and air flow pattern, and air flow pattern for human comfort, for human comfort, for human comfort and some industrial application, and some industrial application, and some industrial application। HVAC सिस्टम का यूज हम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल का मतलब क्या है कि अगर सबसे पहले बात करते हैं कि टेम्परेचर, थोड़ा थोड़ा हम इसमें बात करते चलेंगे। एक वर्ड यहाँ पे आ गया है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, सबसे पहले आप एक टॉपिक डाल देंगे जो फिजिक्स का हम पढ़ते चलते थे कि टेम्परेचर क्या होता है। हम बात कर रहे हैं कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, तो टेम्परेचर होता क्या है ये भी थोड़ा सा आप बता दीजिए। आपको पता होगा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। जैसे हम बात करें कि HVAC, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। बहुत अच्छा लिख लेंगे एक लाइन, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस is called टेम्परेचर। या फिर क्या बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज का, कोई भी सब्सटेंस है या कोई कुछ भी आप कोई भी चीज है उसको आप मेजर करते हैं कि वो कितना ठंडा है या कितना गर्म है ना। अगर आप कोई सब्सटेंस है, कोई वस्तु है या कुछ भी है, आप उसको महसूस करते हैं या उसको आप चेक करते हैं कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। तो इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए जो है आप यूज करते हैं टेम्परेचर वर्ड। मतलब टेम्परेचर क्या है, जैसे हमने किसी चीज को छुआ और किसी चीज को स्पर्श किया और हमें वो लग रहा है कैसा, ठंडा लग रहा है, मतलब उसमें हीट की मात्रा कम है तो वो हमें ठंडा महसूस हुआ, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर इसका कम है। मतलब टेम्परेचर सीधा सा मतलब क्या निकला कि कोई चीज कितना गर्म है या कोई चीज कितना ठंडा है उसको मेजर करने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है टेम्परेचर। अब आप टेम्परेचर जब किसी चीज का बताते हैं तो उसके लिए कोई यूनिट यूज करते हैं ना। आप टेम्परेचर अगर किसी भी बॉडी का या किसी भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर बताएंगे तो आप एक यूनिट का यूज करेंगे। मतलब ऐसे थोड़ी बताओ 10 है, मतलब 10 क्या है, मतलब ऐसे आप थोड़ी बताते हैं। आप जो है यूज करते हैं यूनिट का। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, क्या क्या यूनिट के आप बारे में जानते हैं। अगर मैं टेम्परेचर के यूनिट की बात करूं तो क्या क्या यूनिट आपने पढ़ा हुआ है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, इसमें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, दूसरा डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन ना। केल्विन को के से डिनोट करते हैं। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन ये यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। जनरली जब फिजिक्स के टर्म में पढ़ते थे तो सारी चीज हम केल्विन के फॉर्म में लेते थे। अब HVAC के अंदर जो हम जनरली पढ़ने वाले हैं
वो जो हम यूनिट लेने वाले हैं टेम्परेचर का, वो या तो हम डिग्री सेल्सियस में लेने वाले हैं या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में लेने वाले हैं। अगर मैं आपको कोई टेम्परेचर बता दूंगा, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। आइस जो है वो किस टेम्परेचर पे पिघलता है, आइस जो है वो मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने डिग्री सेल्सियस से बताया 0 डिग्री, अगर मैं आपको बोलता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट मुझे बताइए आप डिग्री फ़ारेनहाइट में, आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में, मतलब हमें ऐसा हो सकता है कि कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बताएगा तो अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना पड़ सकता है, कोई डिग्री फ़ारेनहाइट में बता देगा तो उसको डिग्री सेल्सियस में निकालना पड़ सकता है, या फिर कोई केल्विन बता देगा तो वो उसको डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और उससे हमें केल्विन में टेम्परेचर निकालना होगा। तो एक रिलेशन आप लिख लेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। क्या रिलेशन होता है तीनों के बीच में, तो रिलेशन जो होता है वो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के द्वारा जो है आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन को आप किसी भी यूनिट में या किसी यूनिट से केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में उसी को निकालना चाहता हूँ तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होगा, जब डिग्री सेल्सियस हमें पता है तो डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 9C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। डिग्री फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 9C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। तो अगर मैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट पूछूं तो आप 9 इंटू सी आपको दिया हुआ है 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 करेंगे तो ये सोल्व होकर आपका आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई चीज दिया होता और डिग्री सेल्सियस में निकालना होता तो डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला हम क्या बनाते, डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला यहाँ से बनाएंगे, क्या बनेगा 5/9 F माइनस 32, 5/9 F माइनस 32। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे निकालना है केल्विन और मुझे पता है डिग्री सेल्सियस, तो अगर मुझे डिग्री सेल्सियस पता है और मुझे केल्विन निकालना है तो केल्विन कैसे निकलेगा, ये माइनस में इसको प्लस में ले जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब ये जो मैंने आपको इक्वेशन लिखाया है इस इक्वेशन के द्वारा ही आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है, ये सारे फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए ताकि आप डिग्री मतलब यूनिट को कन्वर्ट कर सकें। तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो किसी भी चीज को मापने का, कोई चीज कितना गर्म है या कोई चीज कितना ठंडा है उसको मापने का एक मान लीजिए तरीका है जिसको हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिखते हैं। टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन में लेते हैं और आपको एक रिलेशन भी पता चलेगा। अब ये नोट करते जा रहे हैं ना आप लोग, लिखते लिखते भी जा रहे हैं ना आप लोग।
हाँ, कॉपी में आप लोग मेंशन भी करते चलिएगा ऐसे ही। तो हमने बात की कि सर हमने बात की एचवीएसी के बारे में कि एचवीएसी क्या होता है। एचवीएसी इज द सिस्टम इन विच वी कंट्रोल टेम्परेचर। हम बोल रहे हैं कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि अगर किसी रूम में टेम्परेचर ज्यादा है, अब टेम्परेचर क्यों ज्यादा होता है? जब वहां पे हीट की मात्रा ज्यादा होगी, तो जब उस रूम में हीट की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर उस रूम में हीट कम होगा तो वहां का टेम्परेचर कम होगा। तो एचवीएसी सिस्टम के द्वारा हम किसी भी रूम का या किसी भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का, व्हीकल का, या मतलब इस तरह के एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर कम है तो उसको ज्यादा करते हैं, और टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो उसको कम करते हैं। तो हम टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एज पर ह्यूमन कंफर्ट फॉर ह्यूमन कंफर्ट टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फॉर ह्यूमन कंफर्ट मतलब एक आदमी को अच्छा लगे। ह्यूमन कंफर्ट का मतलब क्या है? जब किसी इंसान को जिस टेम्परेचर पे अच्छा लगता है तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमन कंफर्ट। तो ह्यूमन कंफर्ट का मतलब क्या है? 25 डिग्री क्या? 25 डिग्री क्या? 25 डिग्री सेल्सियस या 25 सेंटीग्रेड। देखिए, एज पर ह्यूमन कंफर्ट की अगर मैं बात करूं तो रूम का टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेके 26 डिग्री सेल्सियस के बीच। मतलब ये जो टेम्परेचर का रेंज है, ये टेम्परेचर एज पर ह्यूमन कंफर्ट होता है। अब देखिए, आप एज एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए कोई ऑफिस है जिसमें काम करने वाले लोगों का एवरेज एज जो है वो है मान लीजिए 30 साल। अब वहां पे अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर दोगे 25-26 ना, तो वो कंप्लेन करेंगे आपकी कि कूलिंग हो नहीं रही। पर अगर किसी कंपनी का एवरेज एज लोगों का काम करने का मान लिया जाए है 50 साल, तो वहां पे अगर आपने 21-22 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर मेंटेन कर दिया तो उनकी कंप्लेन आएगी कि कूलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये रेंज तो रखा गया है कि एज पर ह्यूमन कंफर्ट ये टेम्परेचर सही होता है 21 से लेकर 26 तक। पर रिकमेंडेड क्या है? मतलब किस टेम्परेचर को रिकमेंड ज्यादा किया जाता है कूलिंग के लिए? रिकमेंडेड रिकमेंडेड टेम्परेचर क्या होना चाहिए? किस टेम्परेचर को रिकमेंड किया जाता है ज्यादा? तो वो है आपका 23 डिग्री सेल्सियस से लेके 24 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलूँ तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ज्यादातर कैलकुलेशन जो है वो एज पर ह्यूमन कंफर्ट 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही किया जाता है। और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 23 और 24 के बीच का वैल्यू आपको मिलता है। मतलब एज पर ह्यूमन कंफर्ट अगर कोई बोलता है कि सर क्या टेम्परेचर मेंटेन करना चाहिए, रिकमेंडेड क्या है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर जहाँ तो लोग सलाह देते हैं कि यही टेम्परेचर मेंटेन करो, तो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। पर ये ऐसा नहीं है, फिक्स है। क्लाइंट के हिसाब से टेम्परेचर जो है आपका कंडीशन ये चेंज हो सकता है। क्लाइंट अगर मान लीजिए बोलता है नहीं सर मुझे तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा। 80 करना है तो 80 मेंटेन किया जाएगा। वो तो सिंपल सी बात है कि आप रूम से ज्यादा हीट को अगर रिजेक्ट करेंगे तो कूलिंग ज्यादा होगी, अगर रूम से कम हीट को रिजेक्ट करेंगे तो कूलिंग कम होगी। तो ये टेम्परेचर कम ज्यादा करना तो ये इस पे डिपेंड करता है कि आप रूम से कितना हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो आपका है 23 से 24, और आपको लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो जो हम बात कर रहे थे कि एचवीएसी के द्वारा हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। तो ये आपको समझ आ रहा होगा कि टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब क्या है। दूसरा जो आपने लिखा वो लिखा कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेंगे। ह्यूमिडिटी से क्या समझते हैं? ह्यूमिडिटी से क्या समझते हैं आप? नमी कितनी है, मतलब जैसे एयर का हम देखें तो एयर में नमी।
ह्यूमिडिटी ज्यादा हो तो अच्छा है कि कम हो तो अच्छा है? आपने सही बोला, एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो एयर में मॉइस्चर कंटेंट जितना परसेंट प्रेजेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एयर है जिसमें 20% जो है वो मॉइस्चर कंटेंट है और ड्राई एयर जो है वो 80% है, तो हम बोलते हैं यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो 20% मॉइस्चर कंटेंट है। नेट वगैरह पे भी हम जब टेम्परेचर सर्च करते हैं, मान लीजिए वेदर कंडीशन सर्च कर देते हैं, तो वहाँ पे दिखाता है ह्यूमिडिटी। जब बारिश होने लगती है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा दिखाता है, बारिश नहीं होती ह्यूमिडिटी कम दिखाता है। गोवा की तरफ जाएंगे तो वहाँ समुद्र के किनारे है, चारों तरफ बीच ही बीच है, तो मान ली क्या है वहाँ पे एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो वहाँ की ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे एयर के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम मिलता है आपको, तो यहाँ की ह्यूमिडिटी कम है। ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो अच्छा है या ह्यूमिडिटी कम है तो अच्छा है? अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो अच्छा होगा? अच्छा नहीं होगा। और ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कूलर कूलर में हम लोग सोते हैं रात को, मान लीजिए कूलर चला दिया हमने और रूम बंद है, उसमें पानी भर दिया, कूलर चला दिया, सुबह उठे क्या हालत होती है? पूरा शरीर चिपचिपा होता है ना। या एयर में जो मॉइस्चर कंटेंट वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है, पता नहीं आप लोगों को भी लगता होगा, मुझे अजीब सा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा ना, फटाक से नहाने के लिए पहले भागते हैं। और अगर ह्यूमिडिटी कम भी होती है ना तो पूरा शरीर आपको रुखा रुखा सा लगेगा, और उसको उसको सही करने के लिए आप मॉइस्चर क्रीम लगाने लग जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी जो है वो एयर में अगर कम है तब भी प्रॉब्लम होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम होगी। तो एज पर ह्यूमन कंफर्ट क्या ह्यूमिडिटी होना चाहिए, क्या रिकमेंड किया जाता है कैलकुलेशन के लिए? बोलते तो ऐसा है कि ह्यूमिडिटी जो होना चाहिए वो 30 से 70% के बीच होना चाहिए, ऐसे रेंज बता दिया। पर रिकमेंड क्या करते हैं, रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी क्या है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो ज्यादातर 50%, एयर में जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। मतलब एयर में ना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो, मतलब मॉइस्चर कंटेंट भी 50% हो, ड्राई एयर भी 50% हो। नेक्स्ट आपने लिखा है एचवीएसी सिस्टम प्रेशर को कंट्रोल करता है, सही बात है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको भी कंट्रोल करना है। वाइब्रेशन सिस्टम के अंदर वाइब्रेशन ना हो वहां भी उसको भी कंट्रोल करने की बात करते हैं, प्रेशर कंट्रोल करने की बात करते हैं, साउंड कंट्रोल करने की बात करते हैं। अब एचवीएसी के अंदर जो आप इक्विपमेंट लगा रहे हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, उससे अगर बहुत ज्यादा साउंड होगा, नहीं होना चाहिए साउंड, तो हम साउंड कंट्रोल करने की बात करते हैं। एचवीएसी के अंदर हम एयर की क्वालिटी मेंटेन करने की बात करते हैं। एयर की क्वालिटी मतलब डस्ट पार्टिकल्स जो है वो कम से कम मात्रा में हो, उसके लिए कई तरह के हम फिल्टर का यूज करते हैं। हम जो है प्री फिल्टर, फाइन फिल्टर, हेपा फिल्टर, इन सब तरह के फिल्टर का यूज करते हैं एयर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। एक टर्म और मैंने लिखाया था आपको, एयर फ्लो पैटर्न मेंटेन करने की बात करते हैं। एयर फ्लो पैटर्न, अब ये एयर फ्लो पैटर्न जो है इसका मतलब क्या है? एयर फ्लो पैटर्न, रूम के अंदर CO2 लेवल को मेंटेन रखना है। CO2 लेवल जो है आपके रूम का वो मेंटेन होना चाहिए। मेंटेन होने का मतलब कि ना ज्यादा कम होना चाहिए ना ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अब CO2 लेवल कैसे मेंटेन होगा? मान लिया जाए आपके पास एक रूम है, इस रूम में आपको कूलिंग करनी है, आपने डक्ट सिस्टम मान लिया लगा रखा है, इस तरह से आप एयर को सप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये मान लीजिए आपका इक्विपमेंट है, और यहाँ से आप इस रूम में एयर को सप्लाई कर रहे हैं, और एक और लाइन बना रखा है मान लीजिए आपने एयर को रिटर्न लेने के लिए, मान लीजिए इस तरह से आपने एयर को रिटर्न लेने के लिए एक और लाइन लगा दी। थोड़ा सा ऐसे रफली सा बता दिया मैंने, ये आपको सप्लाई करना है इससे, और इससे आपको मान लीजिए रिटर्न लेना है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रूम से एयर को रिटर्न ले रहे हैं, ये मशीन के अंदर जा रहा है और ठंडा या गर्म होकर फिर से रूम के अंदर आ जा रहा है। पर आपके इस रूम के अंदर मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, अब 10 लोग तो CO2 ही छोड़ रहे हैं ना,
अब जब CO2 ही सब इजेक्ट कर रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा कि इस रूम में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। और आप कर क्या रहे हैं, आप रूम से एयर को खींच रहे हैं इस मशीन के अंदर और फिर रूम में ही सप्लाई कर दे रहे हैं। तो आप मान लीजिए कुछ समय के बाद CO2 लेवल जब बढ़ेगा तो इस रूम में रहना मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर इस रूम का CO2 लेवल मेंटेन रहे। इसके लिए तो एक ही उपाय है, बाहर से फ्रेश एयर सप्लाई कीजिए इस रूम में। अब बाहर से फ्रेश एयर सप्लाई करने के लिए या तो आप कोई क्लोज पैसेज बना देंगे या कोई डक्ट सिस्टम आप लगा देंगे बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर को आप रूम के अंदर भेजने के लिए, या फिर इसी में क्या करते हैं कि ये जो मैंने डक्ट डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया ये आपका ऐसे रहेगा और ये जो आपका रिटर्न एयर आ रहा है उसको आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं मान लीजिए एटमॉस्फेयर में, और बाहर से ये मशीन क्या कर रहा है, फ्रेश एयर ले रहा है इस तरह से बाहर से। और ऐसा बार बार नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि सारे रूम का रिटर्न एयर बाहर फेंक दिया और बाहर से हमेशा फ्रेश एयर लेंगे। बाहर से अगर बार बार फ्रेश एयर लेंगे, अभी एक रूम में जो ये सिस्टम लगा है वो क्या कर रहा है, रूम का रिटर्न एयर ले, रूम का एयर ले रहा है, रूम का एयर का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या कर रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस को इस इक्विपमेंट के अंदर लिया और उसको सप्लाई कर दिया 23 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करके। ठंडा कैसे हुआ, कोई होगा जो हीट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा यहाँ पे ना, तो वह चीजें आगे पढ़ेंगे। आप ऐसा मान के रखेंगे कि ये एयर यहाँ से खींचा गया इस मशीन के अंदर और इसको जब रूम के अंदर सप्लाई किया गया तो उसका टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप ये बोलते हैं कि सर मैं हर साइकिल के अंदर हर प्रोसेस के अंदर मैं बार बार फ्रेश एयर लूंगा एटमॉस्फेयर से, तो बाहर में जो फ्रेश एयर आप ले रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है, अप्रोक्स कितना टेम्परेचर आप मान के चलते हैं कि बाहर से जब एयर लेंगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 25 से या 25 से ज्यादा 25 क्या डिग्री सेल्सियस। अरे बाहर का टेम्परेचर बस 25 डिग्री सेल्सियस गर्मी के दिन में। हाँ अभी जून जुलाई का महीना अगर आ जाएगा तो बाहर का टेम्परेचर कितना 45-46 पहुंच जाता है भाई ना। अरे 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस से तो कई ज्यादा आगे बढ़ जाता है। अभी जून जुलाई का महीना आने दीजिए, 40-42 तो अभी कुछ दिन पहले जो 2-4-5 दिन पहले गर्मी पड़ी थी ना उसमें पहुंच गया था टेम्परेचर। अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया। आप बोल रहे हैं बाहर से एयर लूंगा, आप 45 डिग्री सेल्सियस एयर खींच लिए तो मशीन को ज्यादा काम करना पड़ेगा ना। पहले मशीन 30 डिग्री सेल्सियस को 23 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके दे रहा था आपको, अब उसको 45 डिग्री सेल्सियस को 23 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मशीन को ज्यादा हीट रिजेक्ट करना पड़ेगा, तो मशीन पे लोड पड़ेगा, तो आपका जो सिस्टम है उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगा ना। आपके कंप्रेसर पे लोड ज्यादा पड़ेगा तो आपका कंप्रेसर ज्यादा इलेक्ट्रिकल इनपुट कंज्यूम करेगा ना, बिजली बिल ज्यादा आएगा। तो आप ये भी नहीं चाहते कि सर कि बिजली बिल ज्यादा आए या मेरा सिस्टम जल्दी खराब हो, तो आप हर बार ऐसा नहीं करते हैं। आप एक टर्म यूज करते हैं सीपीएच, सीपीएच या इसी को हम बोलते हैं एसीएच या इसी को हम बोलते हैं एनएसीपीएच। सीपीएच का मतलब होता है चेंज पर आवर, एसीएच का मतलब होता है एयर चेंज पर आवर, एनएसीपीएच का मतलब होता है नंबर ऑफ एयर चेंज पर आवर, नंबर ऑफ एयर चेंज, नंबर ऑफ एयर चेंज पर आवर। इन तीनों जो लिखा है मैंने, इन तीनों का मतलब एक ही है, 1 घंटे में कितनी बार आप एयर को चेंज कर रहे हैं। अब अगर मान लिया जाए ये कोई रेसिडेंशियल एप्लीकेशन होता है जहां पे रूम के अंदर 2 ही लोग होते बैठे हुए, तो क्या CO2 लेवल जल्दी बढ़ता, बढ़ता पर देरी से बढ़ता, समय लगता।
तो हम मान लिया हम घंटे में 10 बार क्यों एयर चेंज करें? जब बढ़ेगा बाद टाइम लगेगा बढ़ने में तो घंटे में एक आध बार करेंगे। मतलब ये जो चेंज पर आवर है, ये चेंज पर आवर की वैल्यू अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग होगा। एक घंटे में कितनी बार एयर चेंज करना है, यही अगर कोई मेट्रो स्टेशन होता तो 100-150 स्क्वायर फीट के एरिया में कई लोग खड़े होते, तो वहां पे जो है एयर चेंज हमें ज्यादा बार करना पड़ता क्योंकि CO2 लेवल जल्दी बढ़ेगा। पर अगर 150 स्क्वायर फीट का एरिया है अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, तो वहां पे 2-3 लोग होंगे तो CO2 लेवल बढ़ने में टाइम लगेगा, तो वहां पे CPH की वैल्यू मतलब एक घंटे में एयर चेंज करने की वैल्यू जो है, जो नंबर है वो कम होगा। एक घंटे में एक आध बार कर देंगे, हमारा फ्रेश एयर ले लेंगे, CO2 लेवल मेंटेन रहेगा। 2-4 डाटा चलिए हम आपको लिखा देते हैं, आप लिख लीजिए। CPH का जो वैल्यू होता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए जो CPH का वैल्यू होता है चेंज पर आवर का, वो हम 1 से 2 बार लेते हैं। मतलब घंटे में 1 बार या घंटे में 2 बार हम एयर को चेंज करेंगे। कॉमर्शियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जैसे आ गया आपका बैंक है या ऑडिटोरियम वगैरह है, तो ये सारी चीज जो आ गई आपकी कॉमर्शियल के अंदर, कोई स्कूल है, तो इसमें जो हम CPH का वैल्यू लेते हैं वो 2 से 4 बार के लिए। अगर कोई आपका हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में जो हम एयर चेंज पर आवर की वैल्यू लेते हैं, चेंज पर आवर की वैल्यू लेते हैं, वो लेते हैं 20। अगर मान लिया जाए आपका है टॉयलेट है या फिर कॉरिडोर है या फिर किचन है, तो अगर इन सब जगह पे अगर आपको फ्रेश एयर मतलब रूम के एयर को एक्सट्रैक्ट करना है या बाहर से फ्रेश एयर लेना है और वहाँ चेंज पर आवर की अगर बात की जा रही है तो वो होता है 12 से लेके 15। अगर मैं बात करूँ कार पार्किंग, कार पार्किंग में भी फ्रेश एयर की बात की जाती है, बाहर से फ्रेश एयर लिया जाता है, अंदर के एयर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो CPH की बात होती है तो कार पार्किंग के लिए 15। अगर क्लीन रूम है, अगर क्लीन रूम है, क्लीन रूम का मतलब क्या, ICU है या कोई लैब वगैरह है या कोई मेडिकल कंपनी वगैरह या सेमीकंडक्टर की कंपनी जो होती है उनमें जो कूलिंग की जाती है, तो वहाँ पे क्लीन रूम डिजाइनिंग होती है। क्लीन रूम का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ, नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एक स्ट्रिक्ट लिमिट में रखना है। मतलब जो आप डस्ट पार्टिकल्स आपके रूम में होने चाहिए एक लिमिट में होने चाहिए। क्लास 1 टू क्लास 9 हम क्लीन रूम जो है वो रखते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ता जा रहा है मतलब क्लीन रूम में जो नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल है उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। मतलब क्लास 1 सबसे अच्छा, क्लास 9 सबसे खराब क्लीन रूम के अंदर। तो क्लीन रूम के अंदर जो हम CPH की वैल्यू लेते हैं वो 100% लेते हैं। 100% कहने का मतलब है कि आपको हर एक बार एयर को चेंज करना, हर साइकिल में एयर चेंज होना चाहिए। नोट कर लिया आपने ये सारा चीज? नोट कर लिया आप लोगों ने ये सारा चीज? हाँ ठीक, समझ भी आ रहा है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइएगा कि सर ये दिक्कत आ रही है, इसको चेंज कीजिए। नंबर ऑफ टाइम एयर चेंज करती है सर, कोई क्वांटिटी भी होगा सर? वो तो डिपेंड कर वो कितना एयर चेंज करेंगे ये तो डिपेंड करता है आपके इस इक्विपमेंट पे ना। अगर ये इक्विपमेंट मान लिया लगा हुआ है 10 TR का, ये इक्विपमेंट 10 TR का है, ये 4000 क्यूबिक फीट एयर हर मिनट सप्रेट ले रहा होगा वापस रूम से, और 4000 सप्लाई कर रहा होगा। अब मैं आगे बताऊंगा ये CFM का मतलब क्या है, 4000 मैंने क्यों लिखा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तब ये पता चल जाएगा आपको। CFM का मतलब क्या है, 4000 मैंने क्यों लिखा 10 TR में। ये TR क्या है ये भी अभी नहीं पता भाई, मैं ये मान के चलो आपको TR पता है क्या, TR क्या होता है? फुल फॉर्म पता है आपको, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन। TR को कोई डिफाइन कीजिए, TR का मतलब क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है?
ना टीआर का मतलब ये नहीं है। टीआर का मतलब देखिए मैं डिफिनेशन बताता हूँ बीटेक में जो हमने पढ़ा है। द कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय 1 टन ऑफ आइस मेल्टिंग इन 24 आवर्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। टीआर का मतलब भी हम लिखेंगे, अभी आज नहीं। टीआर का मतलब लिखेंगे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और टीआर का जो मतलब होता है वो होता है कि जो आपका 1 टन का आइस है वो जब मेल्ट होता है तो उसके द्वारा जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उतना ही कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है 1 टन के द्वारा, 1 टन के एसी के द्वारा, एक टीआर के द्वारा। 1 टन का मतलब क्या है? 1 टन का मतलब 1000 केजी। टन का मतलब क्या होता है? टन का मतलब क्या होता है? 1 टन। 1 टन का मतलब 1000 केजी। वही तो मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब टीआर का मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब ये है कि 1000 केजी आइस के द्वारा जो कूलिंग इफेक्ट होता, 1000 टन का आइस अगर पिघलेगा तो पिघलेगा कैसे? आइस कैसे पिघलता है? हीट को गेन करके पिघलेगा ना। आइस आप किसी रूम में रख दीजिएगा, 1000 किलो का एक खरीद के ले आइए आइस का टुकड़ा बड़ा सा और रूम में रख दीजिए तो पिघलेगा ना। पिघलेगा कैसे? वो रूम के हीट को गेन करके पिघलेगा। अगर रूम के हीट को वो गेन कर लेगा तो रूम में हीट की मात्रा कम होगी, तो हीट की मात्रा कम होने के बाद क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो ये यही तो बोल रहा है कि 1 टन का एसी का कूलिंग इफेक्ट 1000 केजी के आइस के पिघलने के बाद जो कूलिंग इफेक्ट होता है उतना ही होता है। और डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो थोड़ी देर बाद, मतलब अगली क्लास में हो सकता है। पर यहाँ पे आपको जो मैं HVAC के बारे में बता रहा हूँ इसका मतलब आपको समझ आया। HVAC सिस्टम क्या होता है? HVAC सिस्टम के द्वारा हम टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने की बात करते हैं, एयर के प्रेशर मेंटेन करने की बात करते हैं, वाइब्रेशन, साउंड और एयर फ्लो पैटर्न मेंटेन करने की बात करते हैं। हमने बोला टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात करते हैं तो टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे टेम्परेचर के बारे में, वो सारी चीजें हमने देखी। अच्छा मान लिया जाए, अभी हम थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मान लिया आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, मान लीजिए आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, क्या आपके पास प्रोजेक्ट कैसा आएगा? मान लीजिए आप कोई कंसल्टेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है तो आपके पास क्या आता है? जैसे कोई क्लाइंट है, मान लीजिए एक क्लाइंट है, आप एक क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट जो है इसके पास एक खाली प्लॉट है। अब ये खाली प्लॉट में कुछ बनाना चाहते हैं, तो खाली प्लॉट में बनाना चाहते हैं तो क्लाइंट क्या करता है? सबसे पहले कोई भी क्लाइंट हायर करता है, किसको हायर करता है? सबसे पहले जो है क्लाइंट हायर करता है कंसल्टेंट को। सुना है ना आपने? कंसल्टेंट के अंदर काम कर रहे हैं। कंसल्टेंट का काम क्या है? कंसल्टेंट का काम है राय देना, सलाह देना ना। कंसल्टेंट के पास जाते हैं ना सलाह लेने के लिए। तो क्लाइंट ने एक कंसल्टेंट को हायर किया, ये कंसल्टेंट के पास गया और बोला कि मेरे पास एक खाली प्लॉट है। तो कंसल्टेंट ने कुछ राय दिया कि आप यहाँ पे मॉल बना लीजिए, आप यहाँ पे रेस्टोरेंट बना लीजिए, आप यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, बहुत सारे चीजें बताई। तो क्लाइंट को कुछ समझ आया तो कंसल्टेंट सबसे पहले क्या करता है? कंसल्टेंट कंसेप्ट ड्राइंग देता है। कंसेप्ट ड्राइंग कंसल्टेंट क्या देगा? सबसे पहले कंसेप्ट ड्राइंग देगा, बहुत सारे कंसेप्ट देगा कि ये बना लो, ये बना लो, ये बना लो। उसकी ड्राइंग भी बना के दिखाएगा कि यहाँ पे हम ये रखेंगे, यहाँ पे ये रखेंगे। और ये कंसेप्ट ड्राइंग सारे प्रोजेक्ट नहीं बनते, बिग प्रोजेक्ट, बिग मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें ऐसा कंसेप्ट ड्राइंग दिया जाता है। मूवी वगैरह में हम देखते थे ना, सपना हमारा ये बनना है, मतलब ऑफिस के अंदर बना के लोग रखते हैं। तो बिग प्रोजेक्ट के अंदर कंसेप्ट ड्राइंग दिया जाता है। बिग प्रोजेक्ट के अंदर कंसल्टेंट के द्वारा कंसेप्ट ड्राइंग दे दिया गया।
तो कंसेप्ट ड्राइंग बहुत सारा बन सकता है, उसमें से एक कोई कंसेप्ट अगर पसंद आ गया क्लाइंट को तो उसके ऊपर क्या होगा, डिजाइन ड्राइंग बनेगा, डिजाइन ड्राइंग। अब डिजाइन ड्राइंग को दूसरा नाम हम देते हैं, क्या देते हैं, टेंडर ड्राइंग भी इसको बोलते हैं। ये डिजाइन ड्राइंग जो है वो कंसल्टेंट के द्वारा बनाया गया और मार्केट में इसको जो है पब्लिश कर दिया गया कि हम यहाँ पे मॉल बनाने वाले हैं और ये हमारा डिजाइन ड्राइंग है, हमें इस पे जो है सब लोग टेंडर डालिए। सभी लोगों ने टेंडर डालना स्टार्ट किया, इस ड्राइंग पे वो लोगों ने काम किया, उन्होंने पहले कैलकुलेशन किया जो उनकी टीम है, और उनकी टीम ने अब कैलकुलेट करने के बाद अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके रेट के हिसाब से टेंडर डालना स्टार्ट किया। अब टेंडर डालेंगे तो किसी एक का जो टेंडर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो डिजाइन ड्राइंग बनाया गया किसके द्वारा, कंसल्टेंट के द्वारा। पर अब जो डिजाइन ड्राइंग के बाद ड्राइंग बनेगी उसको बोलते हैं सॉफ्ट ड्राइंग। सॉफ्ट ड्राइंग, सॉफ्ट ड्राइंग किसके द्वारा बनाई जाएगी, सॉफ्ट ड्राइंग बनाई जाएगी अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने अप्लाई किया था, प्रोजेक्ट में टेंडर डाला था, उसमें कोई एक प्रोजेक्ट एक का टेंडर पास हो गया तो उसके द्वारा बनाया जाएगा सॉफ्ट ड्राइंग। और सॉफ्ट ड्राइंग किसके द्वारा बनाया गया, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। अब सॉफ्ट ड्राइंग जो है वो फाइनल ड्राइंग नहीं होता है, सॉफ्ट ड्राइंग को हम एज बिल्ट ड्राइंग, मतलब कई बार, ये ड्राइंग ऐसा नहीं कि पहली बार बनाया और चलो पास हो गया जी, चलो काम करना स्टार्ट करो। सॉफ्ट ड्राइंग जो है वो जो है इसको बोलते हैं जीएफसी, जीएफसी ड्राइंग, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब बहुत बार रिवीजन होगा ड्राइंग का, बहुत बार चेकिंग होगी, कई बार क्लैश कर जाता है रूटीन, तो उसको सही किया जाएगा और लास्ट में वो सॉफ्ट ड्राइंग बनकर तैयार होगी और उस पर गुड फॉर कंस्ट्रक्शन लिख दिया जाएगा। मतलब आप कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये फाइनल ड्राइंग नहीं होती है। कई बार जो है सॉफ्ट ड्राइंग बनने के बाद या गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग बनने के बाद भी साइट पे चेंजेज आते हैं कई सारे, तो साइट पे जो चेंजेज आ रहे हैं उसके हिसाब से जो ड्राइंग में चेंज होगा उस ड्राइंग को बोलते हैं एज बिल्ट ड्राइंग, एज बिल्ट ड्राइंग, ड्राइंग। और ये ड्राइंग कहाँ बनेगी, साइट पे ही बनेगी। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने ड्राइंग बनाया, कंसेप्ट दिया बहुत सारे, उसके हिसाब से डिजाइन ड्राइंग बनाया गया, सॉफ्ट ड्राइंग बनी, एज बिल्ट ड्राइंग बनी। अब ये जो खाली प्लॉट था उस पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट से लोग होंगे, जैसे स्ट्रक्चर वाला भी होगा, आर्किटेक्चर वाला होगा, फिर आपका एमईपी इंजीनियर होंगे, एमईपी इंजीनियर में मैकेनिकल वाला होगा, इलेक्ट्रिकल वाला होगा, प्लम्बिंग वाला होगा, फायर फाइटिंग में इसी में ऐड कर दिया जाए तो फायर फाइटिंग वाला होगा। ये सभी लोग अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। डक्टिंग, अगर मैं एचवीएसी की बात करूं तो किसी ने एचवीएसी का प्रोजेक्ट ले लिया पर वो डक्टिंग किसी और से करवा रहा है, उस पर इंसुलेशन किसी और से करवा रहा है। हाँ जी, कुछ पूछे क्या, कुछ पूछा क्या किसी ने, बताइए एक बार। आप लोगों को सब सर एक बार थोड़ा तेज बोलिए ना, तेज बोलिए तो। आप अगर पूरी क्लास करेंगे ना सर, मतलब लगातार क्लास करेंगे तो आपकी कॉपी भर जाएगी और नोट्स भी मैं नोट्स भी खुद का आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास कीजिए, जो डाटा बुक कैसे कैसे यूज होते हैं, मतलब 2-4 क्लास में आपको समझ आएगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, मतलब एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आपकी पूरी डायरी भरेगी, आप पूरा नोट्स जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखते जाइए। मैं खुद का जो नोट्स है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मतलब टाइम पास हो रहा है। हाँ,
हाँ, अच्छा है, तो फिर आप अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते रहिएगा बीच बीच में। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि आपको जो है यहाँ पे जो कंसल्टेंट है उसके द्वारा कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो मतलब अपना टेंडर डालेंगे। उसमें आर्किटेक्ट वाला होगा, आपका स्ट्रक्चर वाला होगा, आपका एमईपी होगा, अदर कंसल्टेंट भी होंगे, छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम होते हैं उसके भी होंगे ना। तो वो सारे लोग जो है काम करेंगे। और एचवीएसी के अंदर फिर जो है वो भी बहुत सारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी आ जाते हैं। सीट मेटल मैन्युफैक्चरर वाला अलग आ जाएगा, पाइप फिटिंग करने वाला अलग आ जाएगा, मतलब ना उस पर इंसुलेशन करने वाला अलग आ जाएगा। तो ये इस तरह से काम होता है कि आप अलग अलग फिर वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उस पूरे पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। सर हम लोग का रोल कहाँ पे आएगा? कॉन्सेप्ट में हम लोग का रोल आएगा? आप देखिए एज ए डिजाइन इंजीनियर जो है वो हम काम करना स्टार्ट करेंगे कहाँ से? अगर हम कंसल्टेंट के अंदर जॉब पकड़ लें, अगर हम एचवीएसी कंसल्टेंट के अंदर जॉब पकड़े तो एचवीएसी कंसल्टेंट का जो प्रोफाइल होता है वो क्या प्रोफाइल होता है? उस कंसल्टेंट के अंदर 4 तरह के प्रोफाइल होते हैं जनरली। सेल्स का प्रोफाइल होता है, डिजाइन का प्रोफाइल होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन का प्रोफाइल होता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोफाइल होता है ज्यादातर। सेल्स मतलब प्रोजेक्ट लाना, सेल्स मतलब प्रोजेक्ट लाना, डिजाइन करना। अब प्रोजेक्ट आ गया तो उसकी डिजाइनिंग होगी, इक्विपमेंट का सिलेक्शन साइजिंग होगा, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा, उस पर कॉस्ट एस्टिमेशन होगा और प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करना, प्रोजेक्ट को मैनेज करना पूरा, मतलब साइट पे इस तरह का काम होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर काम करें तो थोड़े बहुत इससे अलग हो जाते हैं, जैसे प्लानिंग वगैरह का भी टीम होता है, परचेजिंग का भी टीम होता है, सर्विस का भी टीम होता है। जो प्रोजेक्ट जो एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सर्विस वगैरह भी देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप में एचवीएसी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लग गए, एचवीएसी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में लग गए तो वहां पे कौन सी टीम, वहां पे प्रोजेक्ट एचवीएसी का प्रोडक्ट अगर कोई मैन्युफैक्चर हो रहा है, मान ली कहीं एएचयू बन रहा है, तो वहां पे डिजाइनिंग का काम होगा, एप्लीकेशन का काम होगा, सेल्स का काम होगा, सर्विस का काम होगा। वहां पे प्रोजेक्ट का मतलब प्रोजेक्ट की का मैनेजमेंट का नहीं होगा, प्रोजेक्ट वो लोग कर ही नहीं रहे हैं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग टीम है, वो तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ब्लोअर बना रहे हैं, फैन बना रहे हैं, डिफ्यूजर बना रहे हैं। तो R&D का एक वहां पे टीम होता है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है। और एचवीएसी मेंटेनेंस का भी एक प्रोफाइल होता है। एचवीएसी मेंटेनेंस में क्या क्या होगा? एचवीएसी मेंटेनेंस में वो प्रोजेक्ट थोड़ी करते हैं, वो क्या करते हैं? सेल्स और सर्विस। अगर मेंटेनेंस में काम करें तो सेल्स और सर्विस, भाई कहीं कहीं कुछ चीज खराब हुआ है उसके लिए हमारे पास उसका उसके बारे में पता चल जाएगा तो वो सेल्स की टीम पता करेगी कि ये यहाँ यहाँ दिक्कत है, इनके यहाँ दिक्कत है, वो किसी तरह से सेल्स का टीम काम हो गया और फिर उस पर सर्विस देना। तो जनरली 4 जगह आप काम कर सकते हैं। हमारा जो काम जो एज बताइए सर। कंसल्टेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मैं समझ ही नहीं पाया आप क्या पूछना चाहते हैं। आपने सर जो चार्ज बताया कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या मेंटेनेंस। हमारे हमारे पास 2 तरह की जॉब है, या तो हम एचवीएसी कंसल्टेंट के अंदर या फिर एचवीएसी कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर काम करेंगे। हमारी जो जनरली प्रोफाइल है वो तो या तो डिजाइन की प्रोफाइल होगी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रोफाइल होगी। कुछ लोग सेल्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। अगर अगर मुझसे पर्सनली कोई पूछेगा कि सर मैं एज ए फ्रेशर हूँ और एज ए फ्रेशर में जॉब स्टार्ट करना चाहता हूँ एचवीएसी के फील्ड में, तो सही बताइए, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसको बोल लीजिए, या एज ए साइट इंजीनियर बोल लीजिए, एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर बोल लीजिए। आप उस प्रोफाइल के लिए पहले इंटरव्यू दीजिए। किसी को मेरे बात पे शक लग रहा है? एज ए फ्रेशर, एज ए फ्रेशर मैं बोल रहा हूँ कि एज ए फ्रेशर जो है आपको देना चाहिए, क्योंकि मेरा देखिए क्या है, अगर मान लीजिए मेरे सामने चेयर रखा है, मैं चेयर की डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, मैंने चेयर कभी देखा ही नहीं है, क्या मैं चेयर की डिजाइनिंग कर पाऊंगा?
हाँ HVAC सिलेक्शन जैसे मैं फर्टिलाइजर एजेंसी में काम कर रहा हूँ, मुझे तकरीबन 15-16 साल एक्सपीरियंस हो गया है। तो बहुत ही क्लोज एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे हमारे प्लांट में क्या है कि हमारे प्लांट में एसी है और बहुत हाई कैपेसिटी की एसी है। एक अभी हम लोग 70,000 सीएम का एक एसी भी हम लोगों ने इंस्टॉल कराया है। 70,000 इसके CFM का। अलावा हाँ 70,000 उसका जो मोटर का आरपीएम है तो मतलब 70,000 कैपेसिटी का है, मतलब हाँ समझिए समझिए। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ जो टर्बाइन्स है तो 20 मेगावाट की 2 टर्बाइन्स है, 5 मेगावाट की टर्बाइन है, 20 मेगावाट की 5 टर्बाइन है। तो उसमें भी जो कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं तो वो सब मतलब उनका मेंटेनेंस करना और उनका मटेरियल प्रोक्योरमेंट करना, फिर वेंडर डिस्कशन करना, डिजाइन करना। डिजाइन के हमारे पार्ट है क्योंकि हम लोग जब भी नए हम लोग जो मंगाते हैं पहले उसको स्टडी करते हैं कि हमें हमारे जॉब के लिए किस तरह का एसी का रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। पहले वो हम लोग स्टडी करते हैं। फिर जो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है उस कंपनी से हम लोग कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं हमारा रिक्वायरमेंट कैसा ऐसा है, और फिर उसके हिसाब से वो डिजाइनिंग करते हैं। तो वो फिर बाद में वो डिजाइनिंग करते हैं। तो क्या है कि हमारा बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मैं वही बोल रहा था कि आप अब देखिए सिंपल सा, लोग चाहते क्या, ऑफिस वर्क चाहते हैं। ऑफिस वर्क मिलेगा इस फील्ड में, पैसा बहुत है पर थोड़ा समय देना होगा। आपको पहले चीजों को सीखना होगा। कम से कम 1-2 साल जो आप चीजों को सामने से देखोगे सब कुछ ना, तो आप डिजाइनिंग भी अच्छी कर पाओगे। हाँ तो और ये है कि अभी क्योंकि अभी तो मैं तो मतलब मुझे काफी टाइम हो गया, मुझे काफी मैंने इलेक्ट्रिक किया था, इलेक्ट्रिक मूवमेंट कर रहा था। तो अब मैं हेवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में था। तो ये था कि कोई भी स्टडी करना है या कुछ भी ऐसा करना तो आपको फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। जाके आप आओगे और यहाँ पे फिर उसको आप स्टडी करोगे, जितना फील्ड में इन्वॉल्व होगे उतना ज्यादा आप। हाँ तो बस मेरा मेरा यही सीधा सा था कि आप जो है जनरली हम जो सॉफ्टफॉर्म से जो प्रोफाइल देते हैं वो या तो साइट मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइट की या डिजाइन की देते हैं। अब जैसी वैकेंसी उस समय आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है ना। चलिए ठीक है, मेरी नेक्स्ट क्लास भी 8 बजे से है, ये डिस्कशन तो चलता ही रहेगा। और कोई क्वेश्चन है किन्हीं का अभी जो पढ़ाया उससे? चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ये रिकॉर्डिंग सभी लोग मुझे ना टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ये रिकॉर्डिंग मैं उनको भेज दूंगा। सर ये कल का रिकॉर्ड हुआ था? हाँ कल का रिकॉर्ड किया है। तो वो सब उसको भी सर ठीक है।